हेलो दोस्तों, मैं त्रिशा सिंह आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 6 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में सभी क्वेश्चन पॉलिटी के हैं, कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका, एक साइड सूची 1 में आर्टिकल्स दिए हुए हैं और सूची 2 में सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं कि किस प्रावधान में किस आर्टिकल में क्या प्रावधान है। ठीक है, इसको आपको मैच करना है। तो आप देखेंगे आर्टिकल 243 जे, आर्टिकल 243 जे किससे संबंधित है? तो पंचायतों के खातों के लेखा परीक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 243 जी ई की अगर बात करें यानी अनुच्छेद 243 ई, इसमें क्या प्रावधान है? तो इसमें पंचायतों की अवधि से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 243 जी की अगर हम बात करें तो इसमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए पंचायतों की शक्तियां से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 243 आई की अगर बात करें तो वित्त आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2, 1, 3, 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों में आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल सीटों में से कम 1/3 सीटें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी आर्टिकल 243 डी में प्रावधान है कि जो सीटें, यानी आप लोग को इतना तो पता होगा कि कुछ सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व की जाती हैं, आरक्षित की जाती हैं, और इनमें से जो ये आरक्षित सीटें होती हैं, इन आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एक तो जो आरक्षित सीट होंगी एससी एसटी के लिए, उस आरक्षित एससी एसटी सीट में 1/3 जो सीटें होंगी वो एससी एसटी से संबंधित जो महिलाएं होंगी उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया है। यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ओके, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडलों के लिए प्रत्येक पंचायत या अध्यक्ष के पदों में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण प्रदान करना अनिवार्य है। देखो भाई, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, संविधान में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि इनके लिए अनिवार्यता पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाएगा राज्य विधानमंडलों द्वारा। तो ये अनिवार्य नहीं है, राज्य विधानमंडल की मर्जी वो आरक्षण प्रदान करे या ना करे। ठीक है, पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए यहाँ पे जो कह रहा है कि आरक्षण प्रदान करना अनिवार्य है, तो अनिवार्य नहीं है। हालांकि राज्य विधानमंडल इस तरह का प्रावधान कर सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला स्टेटमेंट सही है, आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि राज्य का राज्यपाल पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने हेतु प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग के गठन के लिए बाध्य होता है। ओके, तो देखो आप लोग को पता होगा कि ये जो राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अक्सर एग्जाम में स्टेटमेंट में दे देता है कि एक संवैधानिक निकाय नहीं है, या फिर एक संवैधानेतर निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 243 आई, अनुच्छेद 243 आई में ये प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल जो है वित्तीय स्थिति यानी कि पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर 5 वर्ष में एक वित्तीय आयोग का गठन करेगा। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओके, पहला स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, तो कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताओं और उनके चयन की प्रक्रिया का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। देखो भाई, नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, लेकिन इनकी क्या अर्हताएं होनी चाहिए? ओके, इनके चयन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ये सभी कौन तय करेगा? तो राज्य विधानमंडल तय करेगा, न कि राज्यपाल। कौन तय करेगा? राज्य विधानमंडल। आपको ये प्रावधान आर्टिकल 243 आई के क्लॉज 2 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट था कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में देखने को मिलेगा आपको? तो आर्टिकल 243 आई।
और इसका गठन करेगा कौन? तो राज्यपाल करेगा। लेकिन ये जो इसका क्वालिफिकेशंस है, यानी कि मेंबर्स के क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए या फिर इनके चयन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ये सभी जो है कौन तय करेगा? तो राज्य विधानमंडल तय करेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाती है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे अभी आप आगे आगे चलेंगे तो आपको बहुत सारे आयोग पढ़ने को मिलेगा, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी पढ़ने को मिलेगा, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि किसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, इसकी अहर्ताएँ और उसकी चयन प्रक्रिया को कौन निर्धारित करता है, तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है और रिविजन करते रहना है, ओके? तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट था, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जिला योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? जिला योजना समिति ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि ऐसी समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा सीधे की जाती है, ताकि प्रशासनिक तटस्थता सुनिश्चित की जा सके। देखो भाई, इसमें जो ये कह रहा है कि ऐसी समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो देखो, जिला योजना समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य विधानमंडल द्वारा की जाती है, न कि राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एक जिला योजना समिति के 5 में से 4 सदस्यों का चुनाव जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो 5 मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स का चुनाव जो है, ये जो जिला पंचायत और नगर पालिका के जो मेंबर्स होते हैं, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, ये सदस्य आपस में से ही इन 4 लोगों को चुन लेते हैं। तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला गलत था, तो आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। जिला योजना समिति का क्या काम होता है? ये जिला स्तर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए योजना सुनिश्चित करता है, एक इंटीग्रेट करता है कि शहर में मान लो कोई सड़क बनवानी है और गांव के लोग भी गांव मतलब कोई ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, इनको भी एक सड़क चाहिए ताकि कनेक्टिविटी गांव से शहरों की ओर कनेक्टिविटी बन सके। तो ऐसे में क्या होगा कि जिला योजना समिति इसको इंटीग्रेट कर देगा और सड़क ऐसा बनाएगा कि गांव के लोग आसानी से शहरों की ओर जा सकें, अपने वस्तुओं को, अपनी सेवाओं को बेच सकें और शहर के लोगों को भी रॉ मटेरियल्स, किसानों के जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको आसानी से प्राप्त होती रहे। तो इस तरह से ये क्या करते हैं कि जो भी काम करना होता है ग्रामीण और शहरी शहर में, तो उन कामों को इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि समय की बचत होती है, बजट की बचत होती है, अलग से ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग से वित्त का प्रावधान किया जाता है, इनके लिए अलग से। तो यहाँ पे इसका यही काम होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, नगर पालिका परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, नगर पालिका परिषद कहाँ पे आपको गठित किया जाएगा? नगर पालिका परिषद तो देखेंगे, ये छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए गठित किए जाते हैं। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को उनकी नियुक्ति के सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, पंचायती राज से संबंधित जितनी भी समितियां रही हैं, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवीके राव, एल.एम. सिंघवी समिति, ठुंगन समिति, आपको इसको बढ़िया से रट लेना है, ठीक है? किस समिति ने क्या प्रावधान किया था, खास करके अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता से बहुत पूछा जाता है। अशोक मेहता से क्वेश्चन पूछता है तो कह देगा कि इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी, जो कि स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी और बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी। लेकिन एग्जाम में क्या करता है, वो हेरा-फेरी कर देता है आपको कन्फ्यूज करने के लिए। तो इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और इनका कालक्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, अगर हम जीवीके राव समिति की बात करें, तो ये समिति का गठन जो है 1985 में हुआ था। यहाँ पे लिखती हूँ, देखती हूँ सही से लिखा था, हाँ, 1985 में हुआ था, ओके। और अगर हम अशोक मेहता समिति की बात करें तो 1978 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की अगर हम बात करें तो 1957 और एल एन सिंघवी समिति की बात करें तो 1986 में इसका गठन किया गया था। ओके, ओके। अब इसको आपको क्या करना है, अरेंज करना है इनके कालक्रम के अकॉर्डिंग, ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। तो जब आप इसे अरेंज करेंगे तो इसका क्रम क्या बन जाएगा, 3, 2, 1, 4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महानगर योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड ई के अंतर्गत अधिदेशित एक संवैधानिक निकाय है।
तो पहला तो क्या ये एक संवैधानिक निकाय है? तो बिल्कुल ये पहला स्टेटमेंट आपका जो महानगर योजना समिति के बारे में कह रहा है, ये पहला स्टेटमेंट सही कि ये एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 243 जेड ई के तहत इसको अधिदेशित किया गया था। तो यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि भारत के प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में एक महानगरीय योजना समिति का होना अनिवार्य है, जो विकास की प्रारूप योजना तैयार करती है। तो ये क्या काम करता है? महानगर में विकास की प्रारूप योजना को तैयार करता है। ठीक है? तो प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र के लिए जैसे जो बड़े-बड़े नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से जहाँ जिस नगर की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे महानगरीय योजना समिति का गठन करना अनिवार्य होता है। ठीक है? तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि महानगरीय क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी जनसंख्या 5 लाख या उससे अधिक हो। देखो जिसकी जनसंख्या 5 लाख नहीं बल्कि 10 लाख, मिनिमम 10 लाख, 10 लाख या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे तीसरा आपका गलत है। तीसरा गलत है, एलिमिनेट कर दीजिए। आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, राष्ट्रीय आपातकाल आपको ध्यान होगा, पता होगा आप लोग को कि अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी की जाती है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर। ओके, तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट देखिए कि जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाता है तो इसे बाह्य आपातकाल कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। बाह्य आपातकाल कब कहा जाएगा? जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध यानी कि भारत का मान लो किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो रहा है, जैसे पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, ठीक है, या चाइना के साथ युद्ध हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपातकाल जारी की जाएगी इस दौरान, इसे बाह्य आपातकाल कहा जाएगा। दूसरा है कि जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, तो इसे आंतरिक आपातकाल के रूप में जाना जाता है। जैसे मान लो भारत में सरकार के विरुद्ध विद्रोह हो जाए, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा? आंतरिक आपातकाल के रूप में जाना जाएगा। इसी को सशस्त्र विद्रोह कहा जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि सशस्त्र विद्रोह का आधार शाह आयोग की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था। तो आप लोग को ध्यान होगा 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, तो बाद में क्या हुआ, शाह आयोग एक समिति गठित की जाती है, तो इन्हीं की सिफारिशों पर आंतरिक गड़बड़ी शब्द के आधार हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया था, क्योंकि उसमें क्या था, बहुत ज्यादा अस्पष्ट था वो कि किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना चाहिए, उससे स्पष्ट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे फिर सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया था कि संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये प्रावधान किया गया कि जब तक मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश न दे दे तब तक राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये लाया गया था कि भाई मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा। शाह आयोग ने ये सिफारिश की थी। ठीक है, शाह आयोग की सिफारिश में ये चीज शामिल थी। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि चूंकि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा, इसलिए कोई भी व्यक्ति इसके उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में रिट दायर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो भाई, संपत्ति का अधिकार पहले जो है जब 44th अमेंडमेंट नहीं हुआ था, उसके पहले की अगर बात करें तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एक्ट के तहत ये हमारा फंडामेंटल राइट्स था। संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज एक्ट के तहत ये हमारा फंडामेंटल राइट था, और आर्टिकल 31, ठीक है, आर्टिकल 31 के तहत। लेकिन अब क्या प्रावधान लाया गया? 44वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार को संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके अब संवैधानिक अधिकार और विधिक अधिकार कर दिया गया। तो यहाँ पे पहले क्या था कि जब ये हमारा फंडामेंटल राइट्स था, तो हम डायरेक्ट इसके हनन पर, इसके उल्लंघन पर हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, रिट दायर कर सकते थे। लेकिन क्योंकि अब ये हमारा मूल अधिकार नहीं रहा, स्टेटमेंट में यही बात कह रहा है कि अब क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा, इसलिए कोई भी व्यक्ति इसके उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में रिट दायर नहीं कर सकता। अब मैं आपसे क्वेश्चन कह रही हूँ कि क्या हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकता है? क्या संपत्ति के अधिकार को लेकर के, इस विधिक अधिकार को या संवैधानिक अधिकार को लेकर के अगर किसी व्यक्ति का अधिकार, इस अधिकार का हनन होता है, तो क्या ये व्यक्ति हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकता है? तो देखो भाई, हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकता है। देखो सुप्रीम कोर्ट में इंसान तभी रिट दायर करेगा डायरेक्ट जा करके, जब
उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर तभी किया जा सकता है जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। और आपको पता है कि अब ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों का हमारे मौलिक अधिकार नहीं है ये, तो इसलिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन आपको पता होगा एक बात और कि हाई कोर्ट जैसे रिट दायर करने से संबंधित जो प्रावधान आप लोगों ने पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स में, तो आप लोग को पता होगा कि हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत न केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर बल्कि अन्य अगर विधिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो डायरेक्ट व्यक्ति जो है उन अधिकारों के उल्लंघन के लिए हाई कोर्ट में डायरेक्ट रिट दायर कर सकता है। यानी कि हाई कोर्ट का जो ये मूल अधिकार हाई कोर्ट का जो ये रिट दायर करने का दायरा है वो थोड़ा बड़ा है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा हाई कोर्ट को ये अधिकार ये अधिकार जो है रिट दायर करने का, इसका दायरा थोड़ा बड़ा है, थोड़ा व्यापक है। सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही सुप्रीम कोर्ट में हम रिट दायर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा विधिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, यानी कि ऐसे अधिकार जो मूल अधिकार नहीं है, तब भी हमको अगर हमारा उस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है किसी अधिकार का, तो हम हाई कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में डायरेक्ट अपील दायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आप पढ़िए ध्यान से, तो आपको ये सारी स्टेटमेंट क्लियर हो जाएँगी, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अनुच्छेद 300 ए के उल्लंघन से व्यथित कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। देखो क्योंकि अब अनुच्छेद 300 ए 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 क्लॉज़ 1 क्लॉज़ एफ और आर्टिकल 31 से हटा करके संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 ए में रख दिया गया। अब क्या हो गया ये हमारा मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन एक संवैधानिक अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। तो अगर हमारा अब इसका उल्लंघन होता है, तो अब हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं जा सकते, क्योंकि अब हमारा ये मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा विधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और मौलिक अधिकार नहीं है, तो क्या हुआ लेकिन ये हमारा संवैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है। तो इसलिए हम अब यहाँ पे हाई कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं, ओके? सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय आपातकाल की संसदीय स्वीकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की संसदीय स्वीकृति के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आपातकाल की उद्घोषणा के अनुमोदन हेतु अपेक्षित बहुमत उसके निरंतर बने रहने को अस्वीकृत करने हेतु अपेक्षित बहुमत से अधिक होता है। अब यहाँ पे इंग्लिश वाला पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी समझ में आएगा। ओके, द मेजोरिटी रिक्वायर्ड फॉर अप्रूविंग proclamation of emergency is higher than the majority required for disapproving its constitution its continuous। ओके, देखो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि देखो उसके जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इसके अनुमोदन से संबंधित क्या प्रावधान है और इसके बने रहने के लिए यानी कि इस आपातकाल को और समय आगे जारी रखने के लिए क्या प्रावधान है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन ये मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसकी अस्वीकृति यानी कि अगर इस राष्ट्रीय आपातकाल को हमको रद्द करना है, तो सदन में इससे संबंधित क्या प्रावधान है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करना है, तो लागू करने के लिए क्या प्रावधान है भाई? कि संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों द्वारा विदिन 1 मंथ, 1 माह के भीतर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए इसको लागू करने के लिए। अब इसको रद्द करने से संबंधित क्या प्रावधान है भाई? मान लो अब युद्ध-उद्ध सब खत्म हो गया, अब सब शांत माहौल हो गया। अब इस राष्ट्रीय आपातकाल को अगर हमें रद्द करना है, खत्म करना है, तो इससे संबंधित क्या प्रावधान है? एक तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है भाई? राष्ट्रपति खुद दूसरी उद्घोषणा के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म कर सकता है, एक ये प्रावधान है। दूसरा ये प्रावधान है कि लोकसभा के सदस्य जो है साधारण बहुमत के माध्यम से, ठीक है, साधारण बहुमत के माध्यम से इस राष्ट्रीय आपातकाल की जो निरंतरता है उसको रद्द कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा की कोई जरूरत नहीं होती है, लोकसभा खुद अकेले जो है इसको रद्द करता है। यहाँ पे यही बात जो है ध्यान देने लायक है। देखो, लागू करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, रद्द करने के लिए या तो राष्ट्रपति अकेले इसको रद्द कर सकता है दूसरी उद्घोषणा के माध्यम से, और या तो दूसरा प्रावधान ये है कि केवल लोकसभा जो है साधारण बहुमत से इसको रद्द कर सकता है। ठीक है, इसकी निरंतरता को रोक सकता है कि अब बस भाई शांत, अब सब माहौल शांत हो गया, युद्ध खत्म हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल को ब्रेक कर दो। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि आपातकाल की घोषणा के अनुमोदन हेतु अपेक्षित बहुमत उसके निरंतर बने रहने को अस्वीकृत करने हेतु अपेक्षित बहुमत से अधिक होता है। ओके,
दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि आपातकाल के अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा लागू की गई थी। पहले साधारण बहुमत द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता था। क्योंकि इसका मिसयूज ना हो, इसलिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान लाया गया कि भाई अब राष्ट्रीय आपातकाल दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा पारित होगा तभी लागू होगा। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चलो अगला देखो भाई। विशेष बहुमत का क्या मतलब होता है? विशेष बहुमत मतलब सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ओके, इसी को विशेष बहुमत कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन विषयों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में किन विषयों को शामिल किया गया था? तो शिक्षा और वन को, तौल और नाप को, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण से, और न्याय प्रशासन ऑप्शन में दे, अगर ऑप्शन में न्याय प्रशासन स्टेटमेंट में दे दे तो उसको भी शामिल कर लेना। इसको भी जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था, शिफ्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पे तीनों आंसर आपका करेक्ट है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल को प्रतिसंहत करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, with reference to revocation of national emergency, which of the following statement is a correct? तो इसको प्रतिसंहत करने के संदर्भ में राष्ट्रीय आपातकाल को कि दो स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ओके, पहला कह रहा है कि आपातकाल की निरंतरता के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। तो आपातकाल की निरंतरता के अनुमोदन, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जब हिंदी वाला ना समझ में आए तो इंग्लिश की तरफ आ जाइए। इंग्लिश में कुछ वर्ड आपको इजीली मिल जाएंगे और समझ में आ जाएगा। अ रिजोल्यूशन फॉर दी डिसअप्रूवल, यहाँ पे अनुमोदन दिया है तो थोड़ा एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको लगेगा जल्दी जल्दी में, क्योंकि क्वेश्चन 150 होते हैं और 2 घंटे का टाइम होता है, प्रेशर भी बहुत होता है, तो गलती कर देंगे आप लोग। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो इंग्लिश में आ जाइएगा, रिजोल्यूशन फॉर दी डिसअप्रूवल ऑफ दी continuation of an emergency must be passed by both houses of parliament। देखो, अब ये क्या कह रहा है कि आपातकाल की निरंतरता के अनुमोदन, यानी कि इस निरंतरता को डिसअप्रूवल करने के लिए प्रस्ताव जो है सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। तो नहीं, इसके डिसअप्रूवल के लिए, यानी आपातकाल की निरंतरता के डिसअप्रूवल के लिए केवल और केवल लोकसभा में, वो भी 1/10 मेंबर, कुछ सदस्यों का 1/10 मेंबर अगर लिखित सूचना देता है तो इसका जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो समाप्त हो जाएगा। तो पहले स्टेटमेंट गलत है। यहाँ दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक नहीं होता है, केवल एक सदन द्वारा, वो भी उस सदन के कुल सदस्यों का अगर 1/10 मेंबर लिखित सूचना देते हैं तो यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है। दूसरा देखो, ऐसा प्रस्ताव सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि ऐसा प्रस्ताव सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। तो यह दूसरा स्टेटमेंट सही है। बस बात आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना है तो इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, वो भी दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और अगर इसको रद्द करना है तो भाई केवल लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 का निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल की संपूर्ण अवधि तक जारी रहता है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है? तो जैसा आप लोग को पता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल जारी होता है तो ये जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, इसके जारी होने पे मूल अधिकारों पर कुछ प्रभाव पड़ता है। जैसे अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 358 के अंतर्गत ऐसा होता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इसका अपने आप स्वतः ही निलंबन हो जाता है, यानी कि इसका कार्यान्वयन जो है कुछ समय के लिए निलंबित हो जाता है। ठीक है, जब तक राष्ट्रीय आपातकाल जारी रहता है तब तक आर्टिकल 19 का कार्यान्वयन निलंबित रहता है। तो यहाँ पहले स्टेटमेंट सही है
ठीक है, यानी आप उस समय राष्ट्रीय आपातकाल जारी है, उस समय आप जो है आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी, आपको इधर-उधर आने-जाने की, घूमने की स्वतंत्रता नहीं होगी। ऐसे आपके 19 के अनुच्छेद 19 के तहत जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, सब के सब स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं और पूरे-पूरे आपातकाल की संपूर्ण अवधि तक, जब तक आपातकाल जारी रहेगा, तब तक आपका अनुच्छेद 19 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सब कुछ निलंबित रहेगा। दूसरा है कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन आपातकाल की अवधि से कम समय के लिए भी किया जा सकता है। तो देखो, अनुच्छेद 359 में यह प्रावधान है कि जब इसमें क्या होता है अनुच्छेद 359 के तहत कि राष्ट्रपति जो है जिन-जिन अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन करेगा, केवल वही-वही अधिकार निलंबित होंगे। ठीक है? अगर राष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 17 का निलंबन हो जाए, 16 का हो जाए या 19 का हो जाए या 19 के कुछ ही अनुच्छेद 19 के तहत जो कुछ उसमें से 1-2 ही सेलेक्ट कर ले कि इन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी, बाहर निकलने की आज़ादी नहीं होगी कुछ समय के लिए जब तक राष्ट्रीय आपातकाल जारी है या कुछ समय के लिए। तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। अनुच्छेद 358 में क्या प्रावधान है कि भई राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ, तो अनुच्छेद 19 अपने आप स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, इसमें राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 359 में ये है कि राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति किन-किन अधिकारों का, किन-किन फंडामेंटल राइट्स का निलंबन करता है और कितने समय तक करेगा ये भी राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। लेकिन इसमें क्या है अनुच्छेद 358 में कि पूरे समय के लिए, जब तक आपातकाल लागू रहेगा तब तक अनुच्छेद 19 का निलंबन हुआ रहेगा। ओके? लेकिन अनुच्छेद 359 के तहत क्या होता है कि इसमें राष्ट्रपति जिन-जिन फंडामेंटल राइट्स को चूज़ करेगा, उनका निलंबन होगा, सिवाय 20 और 21 को छोड़ करके। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वो निलंबन कर सकता है और जितने समय तक चाहेगा, उतने समय तक के लिए, उतनी अवधि तक के लिए निलंबित कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पूरे आपातकाल के समय, ठीक है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है और 20 और 21 का निलंबन नहीं कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके? और अनुच्छेद 358 में केवल 19 का निलंबन होता है और अनुच्छेद 359 के तहत 20 और 21 को छोड़ करके किसी भी फंडामेंटल राइट्स का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है और किसी भी अवधि तक कर सकता है। ओके? जब तक मतलब आपातकाल जारी है, उस आपातकाल के दौरान 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए या पूरे आपातकाल के दौरान कर सकता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि अनुच्छेद 356 के अनुसार जब कोई राज्य संघ द्वारा दिए गए किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, तब राष्ट्रपति के लिए यह घोषित करना विधि सम्मत होगा कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चलाई जा सकती। देखो, 2 अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। एक अनुच्छेद 356 होता है, जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है राज्य में और एक होता है 365 ओके 356 में यह प्रावधान है कि जब राज्य जो है संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य न करे तो ऐसे में राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है तो राष्ट्रपति जो है उस राज्य में संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है और अनुच्छेद 365 में यह प्रावधान है कि जब संसद द्वारा दिए गए निर्देश ठीक है मानो संसद ने निर्देश दिया है किसी कार्य को करने के लिए या कुछ नियम बना है कि हर इस राज्य को फॉलो करना है, तो वो राज्य जो है अगर संसद द्वारा दिए गए निर्देशों, आदेशों का पालन नहीं कर रहा होता है, तो फिर उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा और राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 365 के तहत इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाएगा कि ये राज्य जो है संसद द्वारा दिए गए निर्देशों या आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। तो ये 365 और 356 में ये दो बेसिक अंतर है, इसको आपको याद कर लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके? तो 356 में क्या होगा जब राज्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम न करे तब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होगा और 365 में क्या प्रावधान है कि जब राज्य संसद के आदेशों या निर्देशों के अनुसार काम न करे या उसके आदेशों का पालन न करे तो उस राज्य में फिर राष्ट्रपति शासन लागू होगा। अब स्टेटमेंट में देखिए तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक मिनट। ओके देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 356 के अनुसार जब कोई राज्य संघ द्वारा दिए गए किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, राष्ट्रपति के लिए यह घोषित करना विधि सम्मत होगा
विधि सम्मत होगा कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चलाई जा सकती है। तो यहाँ पे 356 नहीं, अनुच्छेद 365 होना चाहिए था, क्योंकि ये जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 365 में कहा गया, न कि 356 में। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि अनुमोदन हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक प्रभावी रहता है। ओके, यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट सही है कि अगर राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लग जाता है, अनुमोदित हो जाता है, तो 6 माह तक लागू रहेगा और 6-6 माह करके मैक्सिमम 6-6 माह करके इसको मैक्सिमम 3 वर्ष तक उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अब आगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि समय-समय पर अनुमोदन के साथ इसे अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो अधिकतम 5 नहीं, अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 3 वर्ष से ज़्यादा तक राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, 5 नहीं 3 होना चाहिए था और दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा आपातकालीन प्रावधानों के संबंध में प्रस्तुत सुरक्षा उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही कर सकता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बताइए कि क्या आपका करेक्ट है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि संविधान के 44वें संशोधन द्वारा आपातकालीन प्रावधानों के संबंध में प्रस्तुत सुरक्षा उपायों के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है, यानी कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा आपातकालीन प्रावधानों में कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए थे सुरक्षा के उपाय के संदर्भ में। तो देखो भाई, पहला उपाय तो ये था 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान लाया गया कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान लाया गया। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। नहीं, 2 माह नहीं बल्कि 1 माह का प्रावधान है। यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि लोकसभा को आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकृत करने की शक्ति प्रदान की गई है। यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि लोकसभा को आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकृत करने की शक्ति प्रदान की गई। यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों को प्रतिसंहित कर दिया गया है। तो देखो यहाँ पे जो कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों को प्रतिसंहित कर दिया गया है, ये गलत है। इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यहाँ चौथा गलत हो जाएगा। सॉरी, पहला और तीसरा करेक्ट है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा गलत था, आपको पता था कि दूसरा गलत है, तो आप इजिली एलिमिनेट कर देते। चौथे ऑप्शन पे आपको, चौथे स्टेटमेंट पर आपको आने की जरूरत ही नहीं थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, एक साइड दिया है भाग संविधान के और सब्जेक्ट मैटर दिया है, यानी कौन कौन से विषय वस्तु किस भाग में शामिल है। इसको इसको आपको मिलान करना है। संविधान के भाग 5th में आप देखेंगे संघ से संबंधित प्रावधान है। संविधान 6 में राज्य से संबंधित प्रावधान है। संविधान 11 में संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध से संबंधित प्रावधान है और संविधान 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित प्रावधान है। तो जब इसको आप मिलान किए तो इसका क्रम क्या बन रहा है, 4 2 1 3। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। हम लोग अपना बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, हमारी पूरी टीम बहुत वर्क करती है आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। तो एक लाइक कर दिया करिए और कमेंट में आप अपना राय दे सकते हैं कि और हमें किस तरह से पढ़ाना चाहिए या फिर और कौन-कौन से कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना चाहिए। आप अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर कुछ नहीं तो एक कमेंट बॉक्स में एक दिल तो भेज दिया करिए, तो उसको मुझे देख के थोड़ा अच्छा लगे। मुझे अच्छा लगता है, आप लोग के सारे मैसेजेस मैं देखती हूँ क्लास होने के बाद। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ओपन करके यूट्यूब चेक करती हूँ कि भाई देखिए बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा आया है। तो उसी रिस्पॉन्स के आधार पे हम और अच्छा काम करते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे और लोगों को जोड़ें, ठीक है? आप भी इस प्लेटफ़ॉर्म का हिस्सा हैं और लोगों को भी हिस्सा प्रदान करिए कि वो भी इसकी मतलब इस प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ओके? तो लाइक ज़रूर किया किया करिए। कम से कम 1 के लाइक तो होना चाहिए। हर वीडियो पे 1 के लाइक ज़रूर करिए और सुबह क्योंकि सुबह भी क्लास चलती है पूर्वावलोकन की, तो आप लोग अपना पूर्वावलोकन रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो आप लोग रिवाइज़ कर लिया करिए। शाम में 9 बजे डेली आरडी सर की भी क्लास चलती है करंट अफेयर की, तो आप करंट अफेयर की क्लास को भी जॉइन किया करिए। ओके?
और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, हाँ, इस टेस्ट पेपर की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा। ओके, किसी भी इंस्टीट्यूट का चाहते हैं, पीसीएस का हो या यूपीएससी का हो, दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, आपको सभी इंस्टीट्यूट का मिल जाएगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपराधिक विधि जो है आपको समवर्ती सूची में देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहला तो सही है। विवाह एवं तलाक से संबंधित जो विषय होते हैं ये भी समवर्ती सूची में है, यानी संघ और राज्य दोनों ही विधि बना सकते हैं। दिवालियापन एवं अक्षमता की बात कर रहा है कि ये संघ सूची में है तो ये गलत है, ये भी समवर्ती सूची में आता है। ओके, तो पहला दूसरा करेक्ट है, तीसरा नहीं है। आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, तीसरा गलत था, एलिमिनेट कर दीजिए। अगला देखिए, भारतीय संविधान की द्वितीय एवं तृतीय अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि द्वितीय अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि तृतीय अनुसूची में केंद्रीय मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों की शपथों का उल्लेख किया गया है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। बहुत बेसिक स्टेटमेंट है, अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो आपको अनुसूची वगैरह रटा होना चाहिए कि किस अनुसूची में क्या प्रावधान है, किससे संबंधित प्रावधान है, किस भाग में संविधान के किस भाग में क्या प्रावधान है। आपको ये सारी चीजें तो बिल्कुल जुबान पे होनी चाहिए। ओके, जैसे बोलो जुबा केसरी, वैसे बोलो जुबा फंडामेंटल राइट्स, बोलो जुबा अनुसूची, बोलो जुबा भाग, ऐसे आपको मतलब याद कर लेना है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसमें आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है तृतीय अनुसूची में, क्योंकि ये शपथ से रिलेटेड है। तो अगर कभी स्टेटमेंट में तृतीय अनुसूची में कह दे कि तृतीय अनुसूची में शपथ से संबंधित प्रावधान है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल भी शामिल है, तो ये गलत हो जाएगा। देखो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये तीनों जो शपथ लेते हैं इनके लिए अलग अलग आर्टिकल दिए गए हैं, उस आर्टिकल के तहत ये शपथ लेते हैं। ठीक है, तृतीय अनुसूची से ये संबंधित नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित बहुत सारे आयोग गठित किए गए थे, जैसे कुंची आयोग हो गया, राजमन्नार आयोग हो गया, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग हो गया, और भी बहुत सारे आयोग थे, फिलहाल मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के संदर्भ में चलिए देखते हैं कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देसाई जी थे, मोरारजी देसाई, इसको ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने क्या सिफारिश की थी? आर्टिकल 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन में दीर्घ अनुभव तथा गैर दलीय दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए, तो इन्होंने ये भी बात कही थी, इस अपने अपने रिपोर्ट में ये भी सिफारिश की थी। तीसरा है कि राज्यों की केंद्र पर निर्भरता कम करने हेतु उन्हें अधिक वित्तीय संसाधन का हस्तांतरण किया जाना चाहिए, तो ये भी सिफारिश की गई थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। राज्यों को अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन करना चाहिए, तो यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट भी सही है, यानी डेलीगेशन ऑफ मैक्सिमम पावर टू द स्टेट। तो चारों ही सही है, आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत बेसिक सा था, बस आपको इसको याद करना है। ओके, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगला है संशोधन दिया है और अनुच्छेद दिया है कि किस संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद को जोड़ा गया था, तो किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो देखिए, 13वां संशोधन की अगर हम बात करें तो 13वां संशोधन जो है अनुच्छेद 371 ए से संबंधित है, और अनुच्छेद 371 ए मतलब नागालैंड। ठीक है, नागालैंड से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 22वां संशोधन की बात करें तो अनुच्छेद 371 बी से संबंधित है, और 371 बी किससे संबंधित है? इसमें असम से संबंधित विशेष प्रावधान है। 27वां संशोधन की बात करें तो अनुच्छेद 371 सी, यानी इसमें मणिपुर से संबंधित विशेष प्रावधान है, और 36वां संशोधन से संबंधित है अनुच्छेद 371 एफ, और अनुच्छेद 371 एफ में सिक्किम से संबंधित प्रावधान है। इस चीज को रट लीजिएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इसको मिलान करेंगे तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 2143। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 343 में राजभाषा संबंधी प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, पहला है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में होगी, तो ये तो पहला स्टेटमेंट सही है भाई। आर्टिकल 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। दूसरा है कि संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप होगा, तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि संविधान लागू होने के ठीक 10 वर्ष बाद अंग्रेजी
आधिकारिक भाषा के रूप में समाप्त हो जाएगी। देखो 10 वर्ष बाद नहीं बल्कि 15 वर्ष बाद। ओके, यहाँ पे 10 नहीं 15 होना चाहिए था, तब स्टेटमेंट करेक्ट होता। ठीक है, 1965 तक कहा गया था कि अंग्रेजी जो है आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग की जाएगी, बाकी 1965 के बाद समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा करेक्ट है। ओके, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है? जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो नहीं वाले पे सर्कल कर लीजिए। अगर आप सर्कल नहीं करेंगे और ऐसा क्या होता है कि जब आप सर्कल नहीं किए रहेंगे तो आप भ्रमित हो जाएँगे, क्योंकि यहाँ पे तो ये थोड़ा हाइलाइट किया हुआ है इसने टेस्ट पेपर में, लेकिन एग्ज़ाम में हाइलाइटेड नहीं होता है। ये भी नॉर्मल जैसे यहाँ पे सभी है, वैसे ही नहीं भी सभी की तरह लिखा रहेगा। तो आपको अलग से आपको दिखेगा नहीं, इसमें तो तब भी दिख रहा है अलग से, एग्ज़ाम में नहीं दिखता है। तो आपको सर्कल कर लेना है तुरंत, जैसे रीड कर रहे हैं तुरंत सर्कल करिए। नहीं तो आप क्या करेंगे कि सबको स्टेटमेंट को सही मानेंगे और उसी बेसिस पे आंसर कर लेंगे कि पूछा है कौन सा सही है, इस बेसिस पे आंसर करके आ जाएंगे और आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एक एक दो दो नंबर से इंसान का सिलेक्शन नहीं होता है, तो एक एक दो दो क्वेश्चन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, पॉइंट्स की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे तो एक एक क्वेश्चन की बात है। ओके, ध्यान रखना है। तो 71वें संविधान संशोधन ने 3 भाषाएं जोड़ी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो पहला स्टेटमेंट सही। देखो सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। फिर बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है? कितनी भाषाओं को? 3 भाषाओं को। फिर उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें मैथिली, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। अब क्वेश्चन क्या पूछा है सेकंड स्टेटमेंट कि 71वें संविधान संशोधन के साथ 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 17 होगी। अब आपको नहीं ध्यान आ रहा है कि कितनी हुई थी, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कुल कितनी भाषाएँ थी, तो मूल रूप से कुल 14 भाषाएँ थी, ठीक है? मूलतः 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, बाद में एक तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा एक भाषा जोड़ा गया, ठीक है? 21वें संविधान संशोधन द्वारा एक भाषा जोड़ा गया सिंधी को, फिर 71वें संविधान संशोधन द्वारा कितनी भाषाएँ जोड़ी गई? 3 भाषाएँ जोड़ी गई, ठीक है? 3 तो कितने हुए? 3 1 4 हुए, तो कुल कितने भाषाएँ हुई भाई? 14 में 4 जोड़ दो तो कितना आएगा भाई? 18 आएगा। यहाँ पे 17 दिया है तो ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे भी आप आंसर कर लिया करिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करिए एग्जाम में। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, असमिया को भारतीय संविधान की मूल 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, तो ये तीसरा आपका करेक्ट है। असमिया जो है मूल रूप से 8वीं अनुसूची में शामिल था, इसको किसी संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था, तो यहाँ पे तीसरा करेक्ट है, दूसरा गलत था। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, शास्त्रीय भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि संस्कृत पहली भाषा थी जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। देखो भाई, संस्कृत नहीं बल्कि तमिल पहली भाषा थी जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि तमिल को वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा संस्कृत मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है, न कि संस्कृत मंत्रालय द्वारा। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा नहीं। तो पहला और तीसरा गलत हो गया। ओके, पहला और तीसरा गलत हो गया। एक मिनट, पहला और तीसरा गलत है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अच्छा, शास्त्रीय भाषा कौन-कौन सी वर्तमान में कितनी भाषाएं शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्ज है? तो तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बांग्ला। अभी हाल ही में 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, और बाकी पहले से थे, 6 पहले से थे, तो कुल मिला के 11 भाषाएं वर्तमान में हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला देखिए, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि जन्म द्वारा नागरिकता, नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा विनियमित होता है, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा व्यक्ति माता-पिता की राष्ट्रीयता से अप्रभावित
माता-पिता की राष्ट्रीयता से अप्रभावित रहते हुए स्वतः ही नागरिक बन जाता है। देखो ये प्रावधान थोड़ा अस्पष्ट था। तो 86th 1986 में इसमें संशोधन किया जाता है। 1986 में इस प्रावधान में संशोधन किया जाता है और ये प्रावधान लाया जाता है कि 1 जुलाई 1986 के बाद भारत में जन्मा कोई भी बच्चा तब भारत का नागरिक होगा जब उसके पेरेंट्स में से कोई एक माता या पिता उस दौरान भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तभी वो बच्चा जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। और इसमें क्या है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा व्यक्ति माता-पिता की राष्ट्रीयता से अप्रभावित रहते हुए स्वतः ही नागरिक बन जाता है, ये गलत है। ठीक है? तो इसमें संशोधन किया गया है, तो ये अब स्टेटमेंट ये गलत माना जाएगा। ओके? तीसरा कह रहा है इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है पहले इसको समझ लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट में हो जाएँगे। इसमें ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भारत में कोई भी बच्चा अगर जन्म ले रहा है, चाहे वो जो पेरेंट्स हैं, वो भारत के नागरिक उस दौरान है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं। कोई आकर के अवैध रूप से रह रहा है या कोई घूमने आया है उसका बच्चा हो गया, कोई टूरिस्ट आया है उसका, तो वो नागरिक थोड़ी ना हो जाएगा। इसके लिए फिर स्पष्ट प्रावधान लाया गया, जिसमें संशोधन किया गया था 1986 में। तो अब इस स्टेटमेंट को इस बेसिस पे गलत माना जाएगा। तीसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान संपूर्ण भारत के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान है, तो ये तीसरी बात सही है भाई, भारत में हम लोग एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एक समय में हम केवल एक ही नागरिक हो सकते हैं, वो भी भारत के नागरिक होंगे। जिससे अमेरिका में क्या है कि अपने देश का नागरिक तो है, साथ में अपने स्टेट का भी नागरिक होता है। ओके? तो तीसरा यहाँ पे सही है, पहला सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दूसरा गलत था। अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्र में सरकार किसी नागरिक को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है यदि पहला नागरिकता धोखाधड़ी या मिथ्या प्रस्तुतिकरण द्वारा प्राप्त की गई हो, पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि नागरिक को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठाहीनता प्रदर्शित की हो, तो दूसरा भी करेक्ट है। इस बेसिस पे हाँ, उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि नागरिक जो है लगातार 5 वर्षों तक सामान्य रूप से भारत के बाहर निवास में 5 नहीं 7 वर्षों तक अगर कोई भारतीय नागरिक या आप लगातार भारत के बाहर निवास कर रहे हैं 7 वर्षों तक सामान्य रूप से, तो आपकी नागरिकता जो है खत्म कर दी जाएगी। तो यहाँ पे तीसरा गलत है। ठीक है, 5 नहीं 7 होना चाहिए था। तीसरा गलत है, यहाँ पे एलिमिनेट कर दो। नागरिकता को पंजीकरण या देशीकरण के 5 वर्षों के भीतर किसी देश में 2 वर्ष के कारावास की सजा हुई हो, मान लो किसी व्यक्ति ने जो है भारत में पंजीकरण कराया है नागरिकता के लिए, 5 वर्षों के भीतर ही उस व्यक्ति को किसी देश में 2 साल की कारावास की सजा दे दी गई हो, तो ऐसे में क्या होगा कि उस व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जाएगी, भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो चौथा भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि अनुच्छेद 16 के अंतर्गत संसद किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कुछ नियोजन हेतु निवास को शर्त के रूप में निर्धारित कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ये कौन करेगा? केवल और केवल संसद करेगा। ओके? दूसरा कह रहा है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का लाभ 77वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अनुच्छेद 16 में क्या प्रावधान है? लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देना। अगला क्वेश्चन देखिए। अभिकथन ए दिया है, कारण आर दिया है। भारत में मूल अधिकार अत्यांतिक नहीं है, बल्कि युक्त प्रतिबंधों के अधीन है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि व्यक्तिगत अधिकारों को सामाजिक व्यवस्था एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के साथ संतुलित किया जाना आवश्यक होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है, मुझे नहीं लगता कि इस पे बहुत ज्यादा टाइम देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निवारक निरोध पर विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निवारक निरोध का क्या मतलब है? नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तब उसकी गिरफ्तारी होती है। ओके, उस पे बहुत तरह तरह के चार्जेस लगते हैं, फिर बहुत सारे प्रूफ इकट्ठा किए जाते हैं, उसके साबित किया जाता है, प्रूफ किया जाता है कि इसी ने अपराध किया है, तब जाके उसको सजा दी जाती है। तो मतलब अपराध करने के बाद नॉर्मली क्या होता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन निवारक निरोध में क्या होता है कि कोई व्यक्ति है जिस पर हाँ, शंका है कि ये व्यक्ति जो है समाज में अराजकता फैला सकता है, समाज में अशांति या बहुत बड़ा दुर्घटना कर सकता है। तो इस बेसिस पे शंका के आधार पर इस व्यक्ति को दुर्घटना करने से पहले यानी भविष्य में बहुत बड़ी घटना या अपराध करने से पहले ही उस व्यक्ति को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इसी को निवारक निरोध कहा जाता है।
ओके, इसी के संदर्भ में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया है। पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि केवल संसद को राज्य की सुरक्षा, देखो राज्य की सुरक्षा से संबंधित कारणों हेतु निवारक निरोध पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। देश की संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा या फिर अ, स या फिर अन्य जो जो बड़े लेवल पे जो राष्ट्रीय स्तर पे जो सुरक्षा से संबंधित अगर कारण होंगे, तो वहाँ पे संसद जो है इस मामले में कानून बनाएगा। ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को लोक व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित कारणों हेतु निवारक निरोध पर कानून बनाने की समवर्ती शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ पे अगर लोक व्यवस्था की बात होगी, अगर लोक व्यवस्था से संबंधित कोई कारण होगा, कोई व्यक्ति है जो लोक व्यवस्था को भंग करना चाहता है, समाज में अशांति उत्पन्न करना चाहता है, तो ऐसे में यहाँ पे जो कानून बनाएगा, तो यहाँ पे संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाएगा। अगर अगर राज्य की संप्रभुता से संबंधित अगर कोई बात होती कि कोई व्यक्ति है जो देश की संप्रभुता से संबंधित कुछ गलत काम करने वाला है, तो ऐसे में यहाँ पे कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, ठीक है? निवारक निरोध पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, 1 मिनट। देखो यहाँ पर राज्य की सुरक्षा दिया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सॉरी, राज्य की सुरक्षा। देखो अगर स्टेट की बात करता है यहाँ पे क्वेश्चन देख सिक्योरिटी, हाँ, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। अगर राज्य की सुरक्षा से संबंधित कारणों की बात है, तो यहाँ पे कानून कौन बनाएगा, विधि कौन बनाएगा निवारक निरोध पर? तो यहाँ पर राज्य बनाएगा। ओके, राज्य बनाएगा, केवल संसद नहीं, संसद और राज्य दोनों बनाएंगे। तो इसलिए पहला गलत है, दूसरा करेक्ट है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। बताना है कि कौन से प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के वैध अधिकार है, आधार है। यानी प्रेस पर स्वतंत्रता लगाने के लिए ऐसे कौन-कौन से आधार हैं जिसके बेसिस पे प्रेस पे स्वतंत्रता लगाई जा सकती है। तो पहला तो ये रहा है कि अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण। देखो अगर अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण करना है, तो उसपे प्रेस की स्वतंत्रता नहीं लगाई जाएगी, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, बल्कि आवागमन और निवास पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। जैसे मान लो किसी क्षेत्र में मान लो आप गारो खासी जयंतिया वाले रीजन में जा रहे हैं और चाहते हैं कि वहाँ पे जाके आप बसें, तो ऐसे में क्या होगा कि इनका जो अनुसूचित वहाँ के जो जनजाति लोग रहते हैं, वो डिस्टर्ब होंगे, उनका पूरा कल्चर डिस्टर्ब होगा, उनकी पूरा जो सिस्टम है, जो काम करने का तरीका है, बहुत कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो ऐसे में ही वहाँ के अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए हमारे संसद क्या करेगा कि एक ऐसी विधि बनाएगा कि वहाँ के लोगों को वो उधर बाहरी लोगों को उधर जाने ही नहीं देगा। यानी कि आवागमन और निवास पर प्रतिबंध लगा देगा कि कोई बाहरी व्यक्ति वहाँ का ज़मीन नहीं खरीद सकता है, ना ही वहाँ पे आ जा सकता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा, ठीक है? ये कोई आधार नहीं है, ठीक है? इनके संरक्षण के लिए प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना कोई आधार नहीं होगा। दूसरा कह रहे हैं कि न्यायालय का अवमान एवं मानहानि। हाँ, देखो न्यायालय का अवमान-हानि हो रहा है, तो अगर कोई न्यूज़पेपर है, कोई प्रेस है, जो न्यायालय की अवमानना कर रहा है या उसकी मानहानि कर रहा है, तो यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और भारत की संप्रभुता और अखंडता की बेसिस पर भी प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 4 कह रहा है कि किसी व्यक्ति की निजता का संरक्षण। देखो, निजता का संरक्षण अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट्स है। अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो कोई व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील दायर कर सकता है, रिट दायर कर सकता है। यहाँ पे चौथा नहीं होगा, पहला नहीं होगा। ओके, आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? पहला कथन है कि भारतीय संविधान जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित करता है। आप लोग बताइए क्या भारतीय संविधान जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित करता है? तो नहीं करता है भाई, अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी किसी भी बेसिस पे परिभाषित नहीं किया गया है। तो यहाँ गलत हो जाएगा पहला। ओके, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब स्टेटमेंट को दूसरा पढ़ लीजिए, तो संविधान केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को ही मान्यता देता है, तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत 6 धार्मिक समुदायों को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी गई है। ये 6 धार्मिक समुदाय कौन है जिनको राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी गई है? तो मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, यानी हिंदू शामिल नहीं है, बाकी सभी धर्म शामिल है। तो तीसरा स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अनुच्छेद 21 के विकास क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? पहला कथन है कि एकीय गोपालनवाद
में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या करते हुए कहा कि यह केवल कार्यपालिका की कार्रवाई के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। देखो अनुच्छेद 21 के विकास क्रम से संबंधित बात कह रहा है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मेनका गांधीवाद 1978 में न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्याय संगत, उचित एवं तर्कसंगत भी होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। फिर उसके बाद मेनका गांधीवाद आता है। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रभावी रूप से भारतीय न्यायशास्त्र में अमेरिकी प्रक्रियात्मक सम्यक प्रक्रिया की अवधारणा को सम्मिलित किया। तो तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। चौथा कह रहा है कि अनुच्छेद 21 केवल भारतीय नागरिकों को जीवन के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है, तो ये गलत है। देखो आर्टिकल 21 में जो जीवन जीने का अधिकार है, उसका संरक्षण न केवल भारतीयों, ये जो अधिकार है, ये केवल भारतीयों को नहीं है बल्कि विदेशियों को भी है। ठीक है, केवल भारतीयों को नहीं, विदेशियों को भी है। तो यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। आंसर 1, 2, 3 यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए। निजता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि वर्ष 2017 के न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी वाद के अंतर्गत निजता के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया था। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि भारत में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ओके, यहाँ पे रिट दिए हुए हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के संबंध में कह रहा है कि अवैध निरोध से मुक्ति दिलाने हेतु जारी किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उस व्यक्ति के परिजन जो है हाई कोर्ट में जा करके या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा करके रिट अपील दायर कर सकते हैं। और वहां पे क्या होगा कि कोर्ट जो है इस व्यक्ति को अपने समक्ष बुलाएगा और वहाँ के जो ऑफिसर्स होंगे, मतलब जो पुलिस अधिकारी होते हैं, उनको बुलाया जाता है और ये पता कराया जाता है कि भाई इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो क्या वैध तरीके से यानी कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है या गैर कानूनी तरीके से। अगर इस व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया किया गया होगा, तो इसको रिहा कर दिया जाएगा। इसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण किया कहा जाता है। यानी कि ये क्या करता है, किसी व्यक्ति को अगर अवैध तरीके से गिरफ्तारी की गई है, तो उसको मुक्त दिलाने का काम करता है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका करेक्टली मैच्ड है। दूसरा कह रहा है परामर्श। इसमें लिखा है कि अवैध रूप से शासकीय पद धारण किए जाने के विरुद्ध जारी किया जाता है। देखो कोई व्यक्ति अगर किसी पद को अवैध रूप से धारण किया हुआ है या गलत तरीके से वहाँ पे नियुक्त हुआ है, फ्रॉड करके उस पद को प्राप्त किया है, तो यहाँ पे जो है अधिकार परीक्षा रिट जारी होता है। ठीक है, अधिकार परीक्षा रिट जारी होता है, न कि परामर्श। परामर्श रिट तब जारी किया जाता है, इसका मतलब होता है कि आदेश देते हैं जब कोई मान लो कोई लोक अधिकारी है, ठीक है, कोई ऑफिसर है, अपने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ फिर परामर्श रिट जारी किया जाता है। जैसे मान लो आप पासपोर्ट बनवा रहे हो अपना, तो पासपोर्ट अधिकारी के पास आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, लेकिन वो पासपोर्ट अधिकारी जो है, कोई भी अपना अपना जो आपका जो फाइल है, अपने मेज पे बस ऐसे ही रखा हुआ है, उसपे कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है उसकी, उसको आगे बढ़ाया जाए और पासपोर्ट जारी किया जाए, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, बस बैठा हुआ है, जो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं और पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स जितने माँगे गए थे, सबने आपने डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, लेकिन तब भी वो पासपोर्ट अधिकारी कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो ऐसे में क्या होगा कि आप जाएँगे कोर्ट और वहाँ पे कोर्ट में जाएँगे तो कोर्ट क्या करेगा, इसके खिलाफ परमादेश रिट जारी करेगा और फिर इसको आदेश देगा कि भाई तुम्हें जो काम दिया गया है, अपना काम करो। ठीक है? तो इसका काम करने के लिए इसको बाध्य किया जाएगा। तो ये है परमादेश, ओके? तो यहाँ पे यानी हम कह सकते हैं कि दूसरा सही सुमेलित नहीं है। तीसरा है उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण रिट के संबंध में इसमें दिया है कि एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में मामले को स्थानांतरित करने हेतु जारी किया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके? अगर कोई न्यायालय है, मान लो कोई अधीनस्थ न्यायालय है, अपने ज्यूरिडिक्शन के दायरे से बाहर काम करता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अ, उच्च न्यायालय होगा या सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके ज्यूरिडिक्शन से बाहर काम करने पर प्रतिबंध लगाएगा, कहेगा भाई तुम्हारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम इस मामले को मेरे पास भेज दो। ठीक है? तो वो अपना उस मामले को अपने पास बुला लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसी को उत्प्रेषण रिट कहेंगे, ओके? जैसे कि मान लो जिला अदालत है, ये जिला अदालत को 10 लाख रुपए से ज़्यादा के मामले की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। और ये क्या कर रहा है, 10 करोड़ रुपए के मामले की सुनवाई कर रहा है। मान लो कोई ऐसा विवाद है जो 10 करोड़ रुपए के मामले से रिलेटेड है, तो
ये क्या कर रहा है कि 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा के रुपए वाले मतलब वैल्यू के मामले की सुनवाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा भाई, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट प्रेशर रिट जारी करके इस मामले को अपने पास बुला लेगा, कहेगा भाई ये तुम्हारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ये उत्प्रेशर रिट, यानी तीसरा सही सुमेलित है। और अधिकार परीक्षा जैसे कि हमने बताया कि अवैध रूप से शासकीय पद धारण किए जाने के विरुद्ध जारी किया जाता है, तो चौथा भी गलत है और दूसरा भी गलत है। पहला और तीसरा करेक्टली मैच्ड है, यानी आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कैदियों के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि कैदियों को विधि द्वारा प्रतिबंधित अधिकारों के अतिरिक्त अन्य सभी मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। विधि द्वारा जो अधिकार प्रतिबंधित किया जाएगा, केवल वही अधिकार प्रतिबंधित होंगे और बाकी सब जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि उन्हें स्वच्छ पानी का अधिकार, स्वच्छ खाना-पीना का अधिकार, साफ-सुथरी जगह रहने का अधिकार, अकेले एकांत में उन्हें नहीं रहने दिया जाएगा, कई लोगों के साथ उनको रहने का अधिकार। तो यहाँ पे ये क्या है कि जो अन्य सभी मूल अधिकार होंगे, वो सभी इन कैदियों को प्राप्त होंगे। दूसरा है कि अनुच्छेद 21 दो सिद्धी कैदियों एवं विचाराधीन कैदियों दोनों पर लागू होता है, तो यहाँ पे दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि एकांत परिरोध बिना किसी सांविधिक प्राधिकार के अधिरोपित किया जा सकता, तो ये गलत है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद विशेष रूप से गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं? देखो ये डीपीएसपी से क्वेश्चन है। आपको ये सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या प्रावधान है। तो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन-कौन से मामले आएंगे? ये सभी आपके आर्टिकल्स आएंगे, यानी आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 बी, आर्टिकल 48। आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, अब किस आर्टिकल में क्या प्रावधान है, आपका होमवर्क है, आपको चेक करना है और उसको याद करना है। मूल अधिकारों और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि डीपीएसपी सभी परिस्थितियों में मूल अधिकारों पर अभिभावी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई कि डीपीएसपी सभी परिस्थितियों में मूल अधिकारों पर अभिभावी हो सकते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट मूल अधिकार अभिभावी होगा, डीपीएसपी नहीं। और वैसे डीपीएसपी और मूल अधिकार दोनों को एक-दूसरे के पूरक बनाया गया है, एक-दूसरे के प्रतिबंधी नहीं। दूसरा है, एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं बनाया गया है, पूरक बनाया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मूल अधिकार न्यायालय के विचार योग्य है, जबकि डीपीएसपी न्यायालय के विचार योग्य नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समान नागरिक संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विषय शामिल किए जाने का उद्देश्य रखते हैं? तो समान नागरिक संहिता के अंतर्गत कौन-कौन से विषय शामिल किए जा सकते हैं? तो विवाह और तलाक, भरण-पोषण एवं निर्वाह व्यय, उत्तराधिकार एवं विरासत, दत्तक ग्रहण एवं संरक्षक। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिकथन ये दिया है कि राष्ट्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से करों का भुगतान करना एक मूल कर्तव्य है। देखो भाई, करों का भुगतान करना एक मूल कर्तव्य नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है, कारण है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कर भुगतान के कर्तव्य को संविधान में शामिल करने की अनुशंसा की थी। तो यहाँ पे कारण आ सही है, लेकिन शामिल नहीं किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी कि भाई कर भुगतान को भी मूल कर्तव्य में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन इसको माना नहीं गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ओके, लघुकरण, क्षमादान, परिहार, प्रविलंबन, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति है, उसके संदर्भ में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं। बताना है कि कौन-सा करेक्टली मैच्ड है। देखो लघुकरण में क्या होता है भई? लघुकरण में लघु दंड द्वारा मूल दंड को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यानी इसका सिंपल सी बात ये है कि किसी व्यक्ति को मान लो कठोर कारावास की सज़ा है, 2 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा है, तो इसके कठोर कारावास की सज़ा को साधारण कारावास की सज़ा में बदल दिया जाएगा। ठीक है? तो इसी को लघुकरण कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और आंसर क्या इसको गलत कर देते हैं। उनको लगता है ये है कि लघुकरण का मतलब होता है कम कर देना, अवधि कम कर देना। ये अवधि से रिलेटेड नहीं है, यानी सज़ा की प्रकृति को, सज़ा के नेचर को कम किया जाता है। ठीक है? अगर कठोर दंड दिया है तो साधारण दंड में बदल दिया जाएगा। इसको लघुकरण कहा जाएगा। कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ओके? क्षमादान का कह रहा है कि दंड का अस्थायी स्थगन। देखो भाई, क्षमादान का मतलब होता है पूरी तरीके से क्षमा कर देना। ठीक है? उसको सज़ा मुक्त कर देना। तो यहाँ दूसरा गलत है। दंड का अस्थायी स्थगन कब होता है भई? दंड का स्थायी स्थगन जो है प्रविलंबन के दौरान होता है। जैसे मान लो कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई या किसी कैदी को कोई बीमारी हो गई, गंभीर बीमारी हो गई, तो उस दौरान उसके दंड को कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है। इसी को प्रविलंबन कहा जाता है।
परिहार में होता है क्या है, परिहार में इसमें कह रहा है कि दोष सिद्धि का पूर्ण रूप से निरस्तीकरण नहीं। परिहार में क्या होता है कि सजा की अवधि को कम कर दिया जाता है। जैसे अगर किसी को 12 साल की सजा हुई है, 12 साल का कारावास हुआ है या 14 साल की कारावास हुई है, तो उसको बदल कम करके 8 साल या 7 साल कर दिया जाता है। तो इसी को परिहार कहा जाता है। यानी इसमें परिहार में क्या होता है, अवधि कम किया जाता है, और लघुकरण में क्या होता है कि सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है। तो तीसरा भी सही सुमेलित नहीं है, ना ही चौथा सही सुमेलित है। तो आपका करेक्टली मैच्ड है ओनली वन स्टेटमेंट, तो यहाँ आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद दिया है और विषय वस्तु दिया है। कौन से अनुच्छेद में कौन से विषय वस्तु आएंगे? देखो भाई, अनुच्छेद 111 में क्या प्रावधान है? विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति, वीटो पावर है। ओके, और इसके अलावा आप देखिए, तो यहाँ पे अनुच्छेद 200 की बात करें तो राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति का निर्णय, यहाँ यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि राज्यपाल के पास जो विधेयक आता है, उस विधेयक को जब राज्यपाल को जब राष्ट्रपति के पास भेजना होता है, राष्ट्रपति के निर्णय के लिए, तो अनुच्छेद 200 के तहत ऐसा करता है। अनुच्छेद 201 की बात करें, अनुच्छेद 201, तो अनुच्छेद 201 में क्या प्रावधान है? देखो भाई, सॉरी, देखो, अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति का निर्णय रखता है, यानी कि राज्यपाल जो है उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है। और अनुच्छेद 2 में क्या है कि विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति। ओके, अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 201 में राज्यपाल जब उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए भेजना चाहता है, तो अनुच्छेद 201 के तहत कहता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 में एक प्रावधान है, राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है। तो जब इसको आप मैच सीरीज बनाएंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 3 1 4। ओके, अगला क्वेश्चन है, अध्यादेशों के माध्यम से राष्ट्रपति की शक्तियों को निर्धारित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि अध्यादेश केवल तभी प्रख्यापित किया जा सकता है जब संसद सत्र में ना हो। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत और राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन सॉरी अध्यादेश जारी किया जाता है। तो अध्यादेश कब जारी किया जाएगा? जब संसद के दोनों सत्र या संसद का कोई एक सत्र न चल रहा हो। ठीक है, तो इस दौरान अध्यादेश जारी किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई अध्यादेश संसद के किसी भी मौजूदा अधिनियम को संशोधित या निरस्त नहीं कर सकता है, तो ये गलत है। जिस तरह संसद द्वारा जो विधेयक पारित किया जाता है, ठीक है, इसका जो प्रभाव होता है, सेम वैसा ही प्रभाव राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का भी होता है। जैसे संसद के सदस्य सदन में जो विधेयक पारित करके या संशोधन किया जाता है या किसी नियम में बदलाव किया जाता है सदन में, सदन के सदस्यों द्वारा, तो वैसा ही राष्ट्रपति अपने अध्यादेश के माध्यम से कर सकता है। बस दोनों में अंतर क्या होता है कि ये जो अध्यादेश जो लाया जाता है, ये अस्थायी समय के लिए होता है। यानी कि अध्यादेश के तहत जो भी अधिनियम बनाए जाएंगे, जो भी कानून बनाए जाएंगे, वो अस्थायी समय के लिए, कुछ समय के लिए होता है। लेकिन जब सदन के सदस्यों द्वारा जो विधेयक द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं, तो ये स्थायी समय के लिए होते हैं। इस बस यही दोनों में बेसिक अंतर होता है, लेकिन दोनों का प्रभाव समान ही होता है। तो यहाँ पे अध्यादेश के तहत जो स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई अध्यादेश संसद की किसी भी मौजूदा अधिनियम को संशोधित या निरस्त नहीं कर सकता है, तो ये गलत है। अध्यादेश जो है संसद के किसी भी मौजूदा अधिनियम को संशोधित या निरस्त कर सकता है। बस ये है कि ये संशोधन या जो निरस्तीकरण है, कुछ समय के लिए होता है। अगर सदन बाद में जब सदन का दोनों सत्र फिर से आयोजित होता है, सत्राहूत होता है, तो सदन अगर इस चीज को मंजूरी दे देता है, तो ये फिर विधेयक बन जा अधिनियम बन जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान में निहित विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि भारत का संविधान स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करता है कि राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि राज्यपाल को कुछ परिस्थितियों में अपने विवेक के अनुसार कार्य करने का अधिकार है। ये प्रावधान संविधान में स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा गया है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहे हैं कि भारत का संविधान स्पष्ट रूप से भारत के राष्ट्रपति के विवेकाधीन अधिकारों का प्रावधान करता है, तो ये गलत है। देखो भाई, राष्ट्रपति के लिए भारत के संविधान में विवेकाधीन अधिकारों से संबंधित कोई प्रावधान प्रावधानित नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आप जब राज्यपाल वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसमें ये आपको क्लियरली ये वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं अलग से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको याद रख लेना है आपको कि राष्ट्रपति को विवेकाधीन अधिकार संविधान में इससे संबंधित कोई प्रावधान प्रावधानित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे केवल आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यालय अनुच्छेद 76 द्वारा सृजित एक संवैधानिक कार्यालय है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल का कार्यकाल भी एक संवैधानिक कार्यालय है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में किया गया है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। संसदीय विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि संसद के सत्र के दौरान और सत्र से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद सांसदों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। संसदीय विशेषाधिकारों में ये आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि सांसदों को दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है। तो ये गलत है। दीवानी मामलों में ये अधिकार इनको मतलब इनको गिरफ्तारी से छूट प्राप्त होता है, लेकिन आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से छूट प्राप्त नहीं है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। दूसरा गलत है, पहला सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले कथन है कि राज्यसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष किसी प्रश्न की स्वीकार्यता का निर्णय करते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए कि क्या राज्यसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष किसी प्रश्न की स्वीकार्यता का निर्णय करते हैं? तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे या किस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये कौन निर्णय करेगा? तो पीठासीन अधिकारी करेंगे दोनों सदनों में। दूसरा है कि यदि कोई प्रश्न ऐसे मामलों से संबंधित है जो पहले से ही किसी संसदीय समिति के विचाराधीन है, तो उसे नहीं पूछा जा सकता। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है कि दोबारा उस प्रश्न को क्यों पूछा जाएगा जो ऑलरेडी वो संसदीय समिति के विचाराधीन है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा और सुधार की भावना का विकास करना, ये मौलिक कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। लेकिन ऑप्शन सी जो दिया है कि गरीबों को सम्मान, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को बढ़ावा देना, तो ये आर्टिकल 39 ए के तहत आपको ये प्रावधान देखने को मिलेगा। ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि 1967 में राजनीतिक दल बदल की समस्या की जांच करने के लिए वाई.वी. चौहान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा है कि समिति ने सिफारिश की थी कि जो विधायक पार्टी बदलता है उसे एक निश्चित अवधि के लिए मंत्री बनने से रोक दिया जाना चाहिए। तो ये भी इन्होंने ये बात सही में सिफारिश की थी कि जो विधायक पार्टी बदलता रहता है उसको कुछ निश्चित समय के लिए मंत्री बनने से रोक दिया जाना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अध्यक्ष की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि लोकसभा अध्यक्ष निजी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों को संबंधी समिति के सदस्यों को नामित करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि परंपरा के अनुसार लोकसभा उपाध्यक्ष जो है आमतौर पर इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है। इस बात को याद कर लीजिएगा कि लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो इस समिति के जो है अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुमत के प्रकार और बहुमत की आवश्यकता। अध्यक्ष को हटाने के लिए किस तरह की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो कुल सदस्यों के 50% से अधिक बहुमत की आवश्यकता होती है, रिक्तियों को छोड़ करके। इसी को प्रभावी बहुमत कहा जाता है। तो यहाँ पहला आपका करेक्टली मैच्ड है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए किस तरह की बहुमत की आवश्यकता होगी? तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ कुल सदस्यता का बहुमत। यहाँ दूसरा भी करेक्टली मैच्ड है। सरकार के गठन के लिए रिक्तियों सहित कुल सदस्यों के 50% से अधिक बहुमत की आवश्यकता होती है किसी सरकार का गठन के लिए। तो यहाँ पे तीसरा भी करेक्टली मैच्ड है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए किस तरह की बहुमत की आवश्यकता होगी? तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक बहुमत की आवश्यकता होगी। तो चारों ही करेक्टली मैच्ड है। आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बजट के अधिनियमन में निम्नलिखित चरणों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, देखो भाई, बजट के पारित होने के प्रक्रिया के संबंध में यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको आपको क्रम में लगाना है कि सबसे पहले बजट अगर पारित करना है तो सबसे पहले किस स्टेप को फॉलो किया जाता है।
तो सबसे पहले क्या किया जाता है, विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है बजट को, उसके बाद इस पर चर्चा होती है, ठीक है? इसके बाद इस पे एक सामान्य चर्चा होती है, फिर क्या होता है भाई, उसके बाद आप देखेंगे विनियोग विधेयक पारित होता है, यानी चौथा, फिर अनुदानों पर मांग होती है, उसके बाद लास्ट में वित्त विधेयक पारित होता है, ठीक है? वित्त विधेयक पारित होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 2, 1, 4, 3, 5। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा यदि उसमें केवल किसी कर के आरोपण, समाप्ति, छूट, परिवर्तन या विनियमन तथा जुर्माने लगाने संबंधी प्रावधान शामिल है, तो ये गलत है, ठीक है? जब आप पढ़ेंगे कि धन विधेयक के बारे में तो लक्ष्मीकांत की बुक में क्लियरली मेंशन है कि भाई अगर कर से संबंधित कोई प्रावधान है कि कर का आरोपण किया जाएगा या कर की दर को कम किया जाएगा या कर को समाप्त किया जाएगा या कर को परिवर्तित किया जाएगा या उनमें कोई किसी तरह का विनियमन किया जाएगा या जुर्माना लगाने से संबंधित कुछ बात है, तो ये धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें क्लियरली लिखा गया है, आपको पढ़ लेना है अच्छे से। तो ये धन विधेयक नहीं माना जाता, ये साधारण विधेयक माना जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक धन विधेयक एक सरकारी विधेयक होता है और इसे केवल किसी मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है? सरकारी विधेयक मतलब क्या कि ऐसा विधेयक जो किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। ओके, यहाँ दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है वित्त विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि वित्त विधेयक 1 संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देखो भाई, वित्त विधेयक 1 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2 ये दिया हुआ है संसद वाले टॉपिक में, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बस इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो सकती है आप लोगों को, तो इसको बार-बार रिवाइज करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके, वित्त विधेयक 2 यहाँ पे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है। तो वित्त विधेयक 1 क्या क्या होता है कि ये धन विधेयक के समान होते हैं, ठीक है? ये जो वित्त विधेयक 1 होते हैं, ये धन विधेयक के समान होते हैं। जब इसको पेश करना होता है, तो पेश करने के लिए जैसे धन विधेयक में जो पेश करने के नियम होते हैं, वैसे इसके भी होते हैं। यानी कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, इसी तरीके से वित्त विधेयक को भी केवल और केवल लोकसभा में ही अ पेश किया जाएगा। राज्यसभा में इसको पहली-पहली दफा पेश नहीं किया जाएगा। किसमें पेश किया जाएगा? लोकसभा में पेश किया जाएगा। और राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति भी आवश्यक होगी, ठीक है? राष्ट्रपति की पूर्व जैसे धन विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है, पूर्व स्वीकृति ली जाती है। इसी तरीके से वित्त विधेयक 1 को भी पेश करने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। उसके बाद की जो इसकी प्रक्रिया होती है वो साधारण विधेयक की तरह होती है। जैसे जैसे ये संयुक्त बैठक का प्रावधान, तो यहाँ पे क्या है, संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। अगर वित्त विधेयक 1 को लेकर के दोनों सदनों में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, दोनों सदनों को एक साथ बुलाएगा, संयुक्त बैठक कर सकता है। जैसे धन विधेयक में क्या है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। बस अंतर क्या होता है, वित्त विधेयक 1 में बस आपको ये ध्यान रखना है कि पेश कहाँ किया जाएगा, लोकसभा में, और राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ये धन विधेयक के समान होता है। बाकी जो उसकी आगे की प्रक्रिया होती है, संयुक्त बैठक किया जा सकता है, राज्यसभा जो है इसको स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है और राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। बस यहाँ पे इसी पॉइंट को, ये जो 3 पॉइंट है इसी को आपको ध्यान रखना है। और वित्त विधेयक 2 में क्या है कि साधारण विधेयक जैसा होता है, यानी कि ये किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। बस एक पॉइंट इसमें ध्यान देना होता है कि सदन इसे तब तक पारित नहीं कर सकता है जब तक राष्ट्रपति इसके लिए सिफारिश न कर दे। बस यहाँ पे दूसरा जो वित्त विधेयक 2 जो है, यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो वित्त विधेयक 1 संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो नहीं, वित्त विधेयक 1 संसद के केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा को वित्त विधेयक, देखो अब यहाँ पे क्या है कि हिंदी में थोड़ा एरर हो गया टाइपिंग में, तो आप इंग्लिश में देखेंगे। द राज्यसभा हैज द पावर टू रिजेक्ट और अमेंड अ फाइनेंशियल बिल 1। तो यहाँ पे क्या है, वित्त विधेयक 1 के बारे में ही बात कर रहा है। ओके, तो राज्यसभा को वित्त विधेयक 1 को अस्वीकार करने या उसमें संशोधन करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दूसरा आपका सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यायोजित विधान के रूप में है? प्रत्यायोजित विधान के रूप में कौन सा है भाई?
तो इसमें नियम और विनियमन, स्थानीय प्राधिकरणों की उपविधि और वैधानिक साधन। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश जो है, ये प्रत्यायोजित विधान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा एलिमिनेट कर दीजिए। आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, यानी 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, अच्छा, प्रत्यायोजित विधान का क्या मतलब होता है, इसको समझ लीजिए। जैसे संसद किसी मुद्दे को लेकर के विधेयक बना दिया, जैसे मान लो मोटर वाहन से रिलेटेड कोई विधेयक बना दिया कि एक्सीडेंट से रिलेटेड, तो इसने क्या किया, सदन में संसद ने क्या किया, विधेयक बना दिया। अब इसके आगे के क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे, किस तरह से इसको लागू करवाना है, ये कार्यपालिका के ऊपर जिम्मेदारी दे दी जाती है कि वो जो है इसमें इससे संबंधित जो छोटे-मोटे कि हेलमेट लगाना है, राइट साइड चलना है या लेफ्ट साइड चलना है, किस तरह से क्या नियम होंगे, ये सभी आगे के जो मंत्रालय जो होते हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि उन मंत्रालय के ऑफिसर जो हैं, वो छोटे-छोटे जो नियम बनते हैं, उसको ये बनाने का काम करें। यानी विधेयक जो है सदन में बन गया, अब इसके इस विधेयक में कैसे नियम होंगे, क्या प्रावधान होगा, छोटे-छोटे प्रावधान, वो सभी कार्यपालिका जो ऑफिसर्स होते हैं, सचिव होते हैं, वो सभी काम करते हैं। तो इसी को प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है। ठीक है? आगे क्वेश्चन देखिए, तो न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि केशवानंद भारती मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इस बात को आप सभी लोग जानते होंगे। दूसरा कह रहे हैं कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही असंवैधानिक कानून को अमान्य घोषित कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा भी करेक्ट है भाई, क्योंकि न्यायिक समीक्षा का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को नहीं, हाई कोर्ट को भी है। यानी अगर कोई ऐसा नियम जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, तो उसको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, हाई कोर्ट द्वारा भी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो भारत में कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि द्वितीय द्वितीय न्यायाधीश मामले में कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना करते हुए निर्णय दिया गया कि परामर्श का वास्तविक अर्थ होता है सहमति। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि द्वितीय न्यायाधीश मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसाएं करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। 4 नहीं, 2। ठीक है, द्वितीय न्यायाधीश मामले में 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की बात की गई थी कि 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, अगर किसी न्यायाधीश को नियुक्त करना है तो इस संदर्भ में। यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोहरे परिसंकट का सिद्धांत, इसमें दिया है संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत। तो बताइए क्या ये करेक्टली मैच्ड है? तो यहाँ पे ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। ओके, सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का सिद्धांत, ये प्रावधानों की ऐसी व्याख्या जिसमें परस्पर संघर्ष से बचा जा सके। तो दूसरा आपका करेक्टली मैच्ड है। तीसरा है ग्रसन का सिद्धांत, इसमें कह रहा है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो देखो भाई, ग्रसन का सिद्धांत क्या कहता है? संविधान पूर्व कानून जो मूल अधिकारों के अंतर्गत हो, इसी को ग्रसन सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। प्रादेशिक गठजोड़ का सिद्धांत, पर्याप्त संबंध के आधार पर क्षेत्रातीत प्रवर्तन, यहाँ पे चौथा करेक्टली मैच्ड है। तो पूछा है कौन सा मैच नहीं है, तो पहला और तीसरा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, या रहा है, या नियुक्त किए जाने योग्य है, इस आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो बताइए कि क्या स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओके, दूसरा कह रहा है कि आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होना चाहिए जिसे सरकार के वित्त और लेखों का विशेष ज्ञान हो। देखो, इस तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसको वित्त और लेखे का विशेष ज्ञान होगा तभी वो अध्यक्ष बन सकता है, नहीं। अगर लोक कार्य में अनुभवी व्यक्ति है तो उसे भी लोक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ दूसरा गलत होगा। ओके, पहला सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी केवल एक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-कौन से वस्तु एवं सेवा कर परिषद के सदस्य हैं? यानी जीएसटी परिषद के कौन-कौन से सदस्य हैं इसमें? तो केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष के रूप में होंगे, तो यहाँ पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि राजस्व या वित्त विभाग के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री, तो ये भी इसके सदस्य होते हैं। तीसरा है वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री, ये भी जो है जीएसटी परिषद के सदस्य के रूप में काम करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पदेन उपाध्यक्ष के रूप में होंगे। देखो भाई, पदेन उपाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री नहीं बल्कि
राज्य वित्त मंत्री होते हैं। यहाँ पे चौथा गलत है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जीएसटी परिषद को लाया गया था। आर्टिकल 279 ए के तहत इसको प्रावधानित किया गया था। ठीक है, जीएसटी परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 157 में राज्यपाल के लिए हटाए संबंधी प्रावधान है, तो ये करेक्टली मैच्ड है। आर्टिकल 158 में राज्यपाल के पद की शर्तें दी गई हैं, तो दूसरा भी आपका सही सुमेलित है। चौथा कह रहा है कि राज्यपाल की क्षमता शक्ति 161 के तहत है, तो यहाँ पे चौथा भी सही सुमेलित है। गलत क्या है? अनुच्छेद 159 में कह रहा है कि राज्य का महाभियोग। देखो भाई, अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित प्रावधान देखने को मिलेगा, न कि महाभियोग से संबंधित। यहाँ पे तीसरा सही नहीं है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि भाई अगर संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं राष्ट्रपति, तो अनुच्छेद 61 के तहत उनको महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से उनके पद से हटाया जा सकता है। दूसरा है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के आरोप केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है, तो इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाना है तो केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है, नहीं, राज्यसभा में भी प्रारंभ किया जा सकता है, यानी कि किसी भी सदन में इस तरह का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, प्रारंभ किया जा सकता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन आयोग की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के अंतर्गत राजनीतिक दलों का पंजीकरण करने की शक्ति भारत के निर्वाचन आयोग में है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 निर्वाचन आयोग को संविधान के उल्लंघन के आधार पर किसी राजनीतिक दल को अपंजीकृत करने की स्पष्ट शक्ति भी प्रदान की गई। देखो, निर्वाचन आयोग को इस मामले में कि वो किसी राजनीतिक दल को अपंजीकृत कर दे, इस मामले में इनको बहुत सीमित अधिकार है। ठीक है, ऐसा नहीं कि निर्वाचन आयोग को इस मामले में बहुत व्यापक अधिकार दे दिया गया, तो वो किसी भी राजनीतिक दल को छोटे से भी मुद्दा हुआ तो उसमें अपंजीकृत कर दे, नहीं, बहुत लिमिटेड इनको अधिकार है। जैसे कोई राष्ट्र विरोधी विरोधी गतिविधियां हैं, या फिर कोई राजनीतिक दल राष्ट्र विरोधी गतिविधियां को अंजाम दे रहा है, या आंतरिक लोकतंत्र में असुरक्षा उत्पन्न कर रहा है, तो इस मामले में जो है निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल को अपंजीकृत कर सकता है, लेकिन संविधान के उल्लंघन के आधार पर अपंजीकृत करने की स्पष्ट शक्ति प्रदान नहीं की गई है, तो यहाँ पे दूसरा गलत है। ओके, पहला करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिकथन ये दिया है कारण आर, अध्यादेश का अधिकतम समय 6 सप्ताह होता है, तो ये गलत है। ठीक है, 6 सप्ताह तब होता है जब दोनों सदन द्वारा इसको मतलब इसको ब्रेक करना चाहते हैं कि अब बस करो। अध्यादेश जब दोनों सदन कहते हैं कि भाई अध्यादेश को अब समाप्त किया जाना चाहिए, तो जब दोनों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, तो उसके बाद 6 सप्ताह तक बस लागू रहता है, अपने आप समाप्त हो जाता है। तो 6 सप्ताह नहीं, 6 मंथ होता है। पैरा 9 कह रहा है कि यदि संसद के दोनों सदन उसे अस्वीकृत करने वाले प्रस्ताव पारित कर दें, तो संसद के पुनः सम्मिलित होने के 6 सप्ताह बाद अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है। तो यहाँ पे कारण आर सही है। ओके, यानी ए गलत है, कारण आर सही है, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से अवगत कराए जाने का अधिकार प्राप्त है, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि प्रधानमंत्री संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को संघ के कार्यों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में सूचित करने के लिए बाध्य होता है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। अगला है विधान परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 तक निर्धारित होती है, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 निर्धारित की गई है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि परिषद की अंतिम सदस्य संख्या का निर्धारण राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, तो नहीं, देखो राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं बल्कि विधानमंडल द्वारा ही तय किया जाता है, तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है, आंसर ऑप्शन ए होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति के समान औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया आवश्यक होती है। देखो भाई, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, प्रभावी बहुमत से इनको हटाया जाता है, संसदीय प्रस्ताव के माध्यम से इनको हटाया जाता है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 67 में इनको हटाए जाने से संबंधित प्रावधान दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 67। तो यहाँ पहला गलत है, महाभियोग नहीं लगाया जाता है इनके ऊपर। दूसरा कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि उपराष्ट्रपति द्वारा अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए कार्य उसके हटाए जाने के बाद अमान्य हो जाते हैं। तो ये गलत है। जब तक वो अपने पद पर रहते हैं, जो काम किए रहते हैं वो सभी मान्य होते हैं। उनको हटाए जाने के बाद भी उनके पूर्व में किए गए सारे काम मान्य होंगे, अमान्य नहीं होंगे। यहाँ तीसरा गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, राज्य दिया है और राज्यसभा सीटें दी गई हैं कि किस राज्य की कितनी राज्यसभा सीटें हैं। केरल की अगर बात करें तो केरल में 9 राज्यसभा सीटें हैं, झारखंड में जो है 6 राज्यसभा सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 5 है और पंजाब में 7 है। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2, 1, 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश से की जाती है। तो बताइए कि पहला स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? तो देखो भाई, महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इतना बात तो सही है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है, लेकिन सिफारिश किससे की जाती है? क्या मुख्य न्यायाधीश से? तो नहीं, सरकार से सिफारिश की जाती है। भारत सरकार से सिफारिश की जाएगी। तो भारत सरकार जो सिफारिश करेगा, जिसको नियुक्त करने के लिए रेकमेंड करेगा, राष्ट्रपति उसी को नियुक्त करेगा। तो यहाँ पहले स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि महान्यायवादी के पद के लिए पात्र होने हेतु व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने योग्य होना चाहिए। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, केंद्र सरकार की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि केंद्र राज्यों को राष्ट्रीय महत्व के संचार के साधनों के निर्माण और रखरखाव के संबंध में निर्देश दे सकता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, देखो केंद्र सरकार की शक्ति को मालूम क्या है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ काम करने के लिए आदेश या निर्देश दे सकता है, जैसे कि राज्यों को राष्ट्रीय महत्व के संचार के साधनों के निर्माण और रखरखाव के संबंधित निर्देश। दूसरा है कि केंद्र कुछ परिस्थितियों में राज्य सरकार की सहमति के बिना भी राज्य में सशस्त्र बल तैनात कर सकता है। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा है कि अनुच्छेद 256 राज्यों के दायित्व और संघ के निर्देशों से संबंधित है। यहाँ तीसरा भी स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जब आप केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियरली मेंशन दिख जाएंगे। आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मंत्रिमंडलीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? मंत्रिमंडलीय प्रणाली की व्यवस्था नहीं है। देखो, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत ये मंत्रिमंडलीय प्रणाली आती है। तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली की विशेषता में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, राजनीतिक समरूपता होती है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। कौन सा नहीं होता है? तो कठोर अर्थ में शक्तियों का पृथक्करण। तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि संसदीय विशेषाधिकारों का संविधान में विस्तार से उल्लेख किया गया है। तो देखो भाई, ये गलत है। संसदीय विशेषाधिकारों का संविधान में विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया, कुछ ही पॉइंट्स बताए गए हैं। तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा। ओके, दूसरा कह रहा है कि संसद सदस्यों को संसद के अंदर वाक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, प्रश्नकाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है प्रश्नकाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि यह प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा होता है, जिसके दौरान सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट है। तो हम यहाँ पर ही आंसर करके आगे निकल जाएंगे, इन तीनों को नहीं पढ़ेंगे। टाइम वेस्ट क्यों करना है एग्जाम में, जब ऑप्शन ए ही आपका पहला ही आंसर निकल गया। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुए थे? तो के आर नारायण नहीं निर्वाचित हुए थे निर्विरोध तरीके से। अगला है कि दल बदल विरोध कानून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा शामिल किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा है कि पीठासीन अधिकारी दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का निर्णयन करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं राष्ट्रपति और पीठासीन अधिकारी को लेकर के।
तो पीठासीन अधिकारी जब निर्वाचन से संबंधित अयोग्यता की बात होती है तो वहाँ पे राष्ट्रपति निर्णय लेता है। लेकिन यहाँ पे दल-बदल के आधार पर अगर अयोग्यता की बात आती है, तो यहाँ पे निर्णय कौन लेगा? पीठासीन अधिकारी लेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि 1/3 सदस्यों द्वारा विभाजन एक वैध अपवाद है। नहीं, यहाँ पे ये तीसरा गलत है। जब 2/3 सदस्य जैसे ऐसा क्या होता है कि जब कोई सदस्य क्या होता है कि किसी एक दूसरे पार्टी को जॉइन कर लेता है, तो वो उसको दल-बदल उस पे लग जाता है। लेकिन अगर किसी पार्टी के कुल 2/3 सदस्य किसी दूसरे पार्टी में विलय कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन होता है। तब यहाँ पे दल-बदल विरोध कानून लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। ओके, ये एक वैध अपवाद है। अगर अवैध लिखा होता तब गलत हो जाता। यहाँ पे वैध लिखा है इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 तीसरा गलत था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि लाभ का पद धारण करने से यह पद से अयोग्य हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओके, दूसरा कह रहा है कि मानसिक अस्वस्थता अयोग्यता का आधार हो सकती है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है दिवालियापन अयोग्यता का आधार नहीं, ये तो गलत है भाई, दिवालियापन भी तो अयोग्यता का आधार है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि अध्यक्ष धन विधेयकों को प्रमाणित करता है। ये बात तो सही है भाई, अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष क्या काम करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये इसको प्रमाणित करता है। दूसरा है अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। भाई बुलाता कौन है? संयुक्त बैठक को बुलाने का काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति। लेकिन बैठक अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तीसरा है कि अध्यक्ष 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का निर्णयन करता है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि भाई दल-बदल के आधार पर अगर कोई व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाता है, तो इसके अंतिम निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष के चुनाव के बाद किया जाता है, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। देखो जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, तब उसके बाद उपाध्यक्ष को लोग आपस में मिलकर किसी एक वरिष्ठ सदस्य को उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है कि उपाध्यक्ष को लोकसभा में प्रभावी बहुमत द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। देखो जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि प्रभावी बहुमत क्या है, और मैंने इसको कई बार बताया है। तो आप लोग इसी वीडियो में मैंने बताया है कई बार, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप पूरे क्लास को अच्छे से देखा करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी होती हूँ, तो बार-बार उसको एक्सप्लेन करना सही नहीं होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और फिर ऐसे बच्चे हैं जो पूरा 1 से लेकर के बाकी आगे तक के सारे क्वेश्चंस को देखते हैं और पूरी वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए बोरियत हो जाती है। तो आप लोग को क्या करना है भई, आप लोग को प्रॉपर वीडियो देखनी है। ऐसा नहीं कि बीच से आए और अब ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको एक ही क्वेश्चन में आपको सारे कंटेंट बता दिए जाएँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। 150 क्वेश्चन है और आप लोग देख रहे हो कि सभी क्वेश्चन का साइज़ देखिए, सभी क्वेश्चन्स में 3-3, 4-4, 5-5 स्टेटमेंट है, इतने लंबे-लंबे क्वेश्चन हैं कि मैं कैसे भी करके कोशिश करती हूँ कि कम टाइम में सारे क्वेश्चन्स कवर हो जाएँ। मैं एक्स्ट्रा कुछ भी बीच में कुछ भी नहीं बोलती हूँ जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो आप लोग को क्या करना है, पूरा वीडियो प्रॉपर देखना है, ओके? अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक के संबंध में कौन-सा कथन सही है? पहला कथन है कि संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। दूसरा है कि संविधान संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो देखो भाई इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयकों के लिए और धन विधेयकों के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ठीक है? यानी इन दोनों मामलों में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा है कि अनुच्छेद 108 संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, तो यहाँ तीसरा सही है। दूसरा गलत था भाई, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है? कैबिनेट प्रणाली की अगर बात करें, तो मंत्रिमंडल जो है, मंत्रियों के बीच निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय होता है। यहाँ आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष अनुमति याचिका और अभिलेख न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? ठीक है? तो पहला कथन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति दे सकता है। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, तो दूसरा भी आपका सही स्टेटमेंट है। तीसरा कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है, तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है।
अब ये अभिलेख न्यायालय क्या है? ये सब बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है। आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़े होंगे तो इसमें दिया गया है कि ये अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब होता है। आप वहां पे पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए, तो कह रहा है कि अभिलेख न्यायालय को अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होती है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे चारों के चारों करेक्ट है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित प्राधिकारियों पर विचार कीजिए और उन्हें वरीयता क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इस वरीयता क्रम में सबसे ऊपर आपके प्रधानमंत्री आएंगे। ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद आपके आएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, थर्ड। फिर लोकसभा अध्यक्ष आएंगे और उसके बाद फिर कैबिनेट मंत्री आएंगे। यानी एक 1 3 2 4 इसका क्रम बना है, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा है कि यदि यह पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद दिया है, अनुच्छेद और दूसरी साइड विषय वस्तु। अब आपको मिलान करना है। तो अनुच्छेद 74 में आप देखेंगे, तो अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे आपका ए का 4 से मैच हो जाएगा। आर्टिकल 75 में जो है, आर्टिकल 75 में मंत्रियों की नियुक्ति और पदावधि से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 77 में संसद में मंत्रियों के अधिकार से संबंधित प्रावधान है। और आर्टिकल 88 में भारत सरकार के कार्य संचालन की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 2 3 1, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय और मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है कि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है भाई। उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। दूसरा कह रहा है कि उच्च न्यायालय कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार रिट क्षेत्राधिकार को सीमित करता है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार रिट क्षेत्राधिकार को सीमित करता है, ये गलत है। नहीं, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार रिट क्षेत्राधिकार को सीमित करता है। तो यहाँ पे तीसरा आपका करेक्ट है। चौथा कह रहा है कि उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में संकीर्ण है। तो देखो भाई, सर्वोच्च न्यायालय की जो रिट जारी करने का अधिकार है वो सीमित है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के खिलाफ ही रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो उच्च न्यायालय है, ये न केवल मूल अधिकारों के खिलाफ बल्कि अन्य जो विधिक अधिकार है उनके खिलाफ भी रिट जारी कर सकता है। यहाँ संकीर्ण नहीं है, चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय का रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने के अधिकार से ज्यादा व्यापक है, संकीर्ण नहीं है। यहाँ चौथा आपका गलत है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधीनस्थ न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण सर्वोच्च न्यायालय का होता है। तो ये गलत है। अधीनस्थ न्यायालयों पर, अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण जो है सुप्रीम कोर्ट का नहीं बल्कि हाई कोर्ट का होता है। दूसरा गलत है। आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 85 संशोधन अधिनियम दिया है और प्रावधान दिया है कि संशोधन अधिनियम द्वारा कौन से प्रावधान लाए गए थे। ओके, तो देखो भाई, 10वां संशोधन अधिनियम द्वारा दादरा और नगर हवेली का भारतीय संघ में विलय किया गया था। 13वें संशोधन अधिनियम द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा और इसके लिए विशेष प्रावधानित किया गया था। और 26वां संशोधन द्वारा अगर हम बात करें, 26वां संशोधन अधिनियम द्वारा रियासतों के शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। 61वां संशोधन अधिनियम द्वारा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या किया गया था? मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष किया गया था, यानी 21 से 18 कर दिया गया था। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, एक मिनट, देखो थोड़ा गड़बड़ हो गया। एक बार फिर से मैं मैच कर देती हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती? यानी कि इनमें से किसमें संशोधन करना है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में अगर हमको संशोधन करना है
तो इसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी में जैसे संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन करना है या संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित में संशोधन करना है या राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसके तरीके में हमको सदन को संशोधन करना है, तो इसमें विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जल विवाद अधिकरण, इसका गठन देखो, नर्मदा जल विवाद अधिकरण का गठन 1969 में हुआ था। ओके। रावी और ब्यास जल विवाद अधिकरण जो है 1986 में इसका गठन हुआ था। कावेरी जल विवाद अधिकरण 1990 में गठन हुआ था इसका। महादयी जल विवाद अधिकरण 2010 में इसका गठन हुआ था। यानी 1, 2, 3, 4 इसका करेक्टली मैच होगा। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, तो इसमें दिया है कि इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी, तो ये गलत है। सीधे अपील सर्वोच्च न्यायालय नहीं बल्कि पहले हाई कोर्ट में अपील की जाएगी, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, पहले हाई कोर्ट में किया जाएगा। यहाँ पे यही सही नहीं है, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कैग के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि पद छोड़ने के बाद कैग भारत सरकार के अधीन आगे की नियुक्ति के लिए पात्र होता है, तो ये गलत है भाई, आगे की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता, यानी कि इसका पुनः नियुक्ति नहीं होती है, तो दूसरा गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पहला। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि गिलोटिन अनुदान की मांगों को शीघ्र पारित करने की एक प्रक्रिया है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि यह केवल धन विधेयकों पर लागू होता है, तो नहीं, ये साधारण विधेयकों पर भी लागू होता है, तो दूसरा गलत है। आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, बाकी आगे के क्वेश्चन यानी 91 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो इस सेशन में आप जो नेक्स्ट सेशन होगा वो उसमें लगभग कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी के हैं और बाकी सभी 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे अन्य प्रोग्राम से भी जुड़ने की कोशिश करिए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिए। धन्यवाद।